नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मेरा टॉपिक रहने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर आप बताइए कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जीके के लिए, जीएस के लिए तथा मैथ्स कहाँ से तैयार करना है। तो मैं सब कुछ बताऊँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ गाइस। मेरी 2019 में ग्रुप डी में नौकरी लगी थी और मैंने ग्रुप डी में ज्वाइन किया तथा कंप्लीट मैंने 13 महीने जॉब करने के बाद में, नौकरी करने के बाद में रिज़ाइन दे दिया। क्योंकि मुझे लगा गाइस कि मैं शायद नहीं कर सकता ग्रुप डी की जॉब, मतलब मुझे थोड़ी आगे तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने उसके इस जॉब में रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद में मैंने टीचर की जॉब ज्वाइन करी। लेकिन ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद भी मैंने कम से कम 4-5 टेस्ट निकाले। मेरे पास में काफ़ी टेस्ट क्लियर करने का अनुभव है, वो आपको मैं आज शेयर करूँगा कि मैंने किस प्रकार नौकरी में रहते हुए भी, मतलब मुझे 3 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, किस प्रकार नौकरी में रहते हुए भी मैं किस प्रकार टेस्ट क्लियर कर देता हूँ और रेलवे के जो टेस्ट होते हैं वो किस प्रकार आसानी से क्लियर हो जाते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखिए गाइस, एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो आपको बताइए। मैथ आने वाला आपका कम से कम 30 से 35 के बीच में, और रीजनिंग भी 30 से 35, मतलब 30 भी हो सकती है, 35 भी, 30-35 मान लीजिएगा। उसके बाद में आपकी जो बाकी जो सिलेबस है, 120 नंबर का पेपर आना है आपका। 50 नंबर में क्या आएगा, करंट अफेयर आएगी, जनरल साइंस आएगी, और आपके जीके के प्रश्न मिल सकते हैं 10 से 15 के बीच में। तो अब मैं बताता हूँ कि मैथ की जो बुक है वो कौन सी है जो आपको प्रीफर करनी है। तो वैसे तो सभी बच्चों ने प्री क्लियर किया है, मतलब गाइस मुझे थोड़ा बच्चा कहने की आदत है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 4 से 5 साल का पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैं मैथ का टीचर हूँ, 4 से 5 साल तक मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब इसी बदौलत मैं आसानी से अच्छे टेस्ट को क्लियर कर देता हूँ बिना तैयारी के। मैं कोई मौक़ों को नहीं लगाता हूँ। मैं अगर ऐसे भी जाता हूँ ना, जैसे बाजार करने जाते हैं, तो भी आसानी से कोई भी पेपर पास कर सकता हूँ। अब वो अनुभव मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि आपको किन किन पॉइंटों को अपने मजबूत करना है, जिससे आप आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हैं। देखो, आप अगर एस.डी. यादव की जो बुक होती है, पीले रंग की बुक होती है, नीले रंग, उसमें पीला रंग होता है, कहीं कहीं नीला रंग भी है, आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अब आप सब बच्चों ने प्री क्लियर किया है, तो आपका जो मैथ है वो इतना वीक तो होने वाला नहीं होगा, आपसे अच्छा खासा मैथ आता होगा। लेकिन कुछ बच्चे एनटीपीसी में होते हैं जो सिर्फ जीके की बदौलत प्री कर लेते हैं, और उनसे उनका जो मैथ होता है वीक होता है। तो मैं उन बच्चों के लिए भी बताऊंगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी जीके जो होती है वो मतलब वीक होती है थोड़ी सी। अब ये मेंस है सीबीटी 2, इसके अंदर सिर्फ वही बच्चा सिलेक्शन पा सकता है जिसका दोनों पोर्शन बहुत अच्छे हैं, मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है, और जीए जनरल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है। अब देखिए, आप एस.टी. यादव की जो बुक है उससे तैयारी कर सकते हैं। जो न्यू व्यूवर्स है, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एस.डी. यादव की जो बुक होती है वो बहुत बेस्ट है। अब जो बच्चे हाल ही में सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, भाई आपको सिर्फ वो देखना है कि हम किस टॉपिक में वीक हैं, आपको वो टॉपिक करना है उस बुक से। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है ज़रूर। अब प्रैक्टिस सेट भी कैसे लगाना है, मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ख़रीद लिया, या फिर आपने एक ऑफलाइन बुक ख़रीद ली, तो उसमें से जैसे मान लिया भाई चैप्टर वाइज तो आपको रोज़ करना है, लेकिन जो 35-30 सवाल होते हैं आपके मैथ के, आप कम से कम डेली वेज मैथ की प्रैक्टिस करो, कम से कम 100% आप रोज़ निकालो एटलीस्ट। क्योंकि भाई सीबीटी 2 है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, मतलब अगर आपने छोटी सी भी या थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप सिलेक्शन से एकदम बाहर हो जाओगे। उसके बाद में रीजनिंग वैसा हल्की होती है, लेकिन रीजनिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपके आसानी से 7 से 8 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे होते हैं जिसमें हम पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है मैथ का, रीजनिंग का, वो इतना टफ नहीं है, आप आसानी से पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर 4-5 नंबर आपके रह जाते हैं, मैथ में 2-3 क्वेश्चन रह गए, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन रह गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने तो गलत हो भी जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गलत होते हैं तो आपको इसका पछतावा हमेशा रहता है। अब देखिए, मैं साइंस के लिए बता देता हूँ कि आप साइंस की तैयारी कहाँ से करेंगे। देखो, लूसेंट की जो बुक होती है साइंस की, वो आपके लिए सफिशेंट है। अगर इसके साथ साथ आप, वैसे तो लूसेंट कंप्लीट जो साइंस की बुक है, साइंस की एक अलग बुक होती है, वो आपके लिए बहुत
बेस्ट ऑप्शन है। आप उसे अगर अच्छी तरीके से 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपके साइंस के जो प्रश्न है एक भी नहीं बचने वाला है। अब अगर इसके अलावा जो बच्चे इसे ना पढ़ना चाहते तो साइंस की स्पीडी पढ़ सकते हैं। साइंस की स्पीडी भी अच्छी खासी बुक है। उसमें क्या होता है, उसमें साइंस की स्पीडी में सारे प्रश्न एक जगह मिलते हैं। अब लूसेंट में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें टॉपिक वाइज होगा। अगर आपके पास कम समय है तो आप साइंस स्पीडी भी प्रीफर कर सकते हैं, उसे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा भाई, जब जो प्रश्न एक जगह है तो उससे जो आपका दिमाग है वो आसानी से प्रश्नों को कैच करेगा और आप आसानी से मेंस में जो साइंस का पोर्शन है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप साइंस लूसेंट की बुक होती है उसे पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर की बात बता देता हूँ मैं। करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना, क्योंकि मेंस में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे 20 से 25% हो सकता है, 15, 20, 25 तो रहेंगे। तो CA के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, आपको PD पढ़ सकते हैं, आप 6 महीने वाली PD पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको PD अच्छी नहीं लगती है तो आप जो SPD की बुक होती है 6 महीने वाली उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप करंट अफेयर सिर्फ एक बुक से ना पढ़ें, आप किसी चैनल को भी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामपुर है, या फिर जो जोधपुर का सेंटर है आप उससे पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष वाला। या फिर आप रवि स्टडी IQ उसका भी चयन कर सकते हैं। मतलब आपको कम से कम 1 साल की जो करंट अफेयर है वो तो पढ़नी पड़ेगी। नोट्स भी बना सकते हैं आप, क्योंकि देखो कम समय जब मिलेगा, आपका पेपर आएगा 10 दिन पहले, आप उसे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। देखो, इतना करने के बाद में ये आपका सिलेबस है, इतना करने के बाद में आपका जो सिलेबस है वो आसानी से कवर होता जाएगा। अब उसके साथ साथ में आपको एक मॉक ज़रूर लगाना, क्योंकि मॉक से क्या होगा, आपका जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आपके मॉक में नंबर भी कम आ रहे हैं तो आपको मैंने बताया है, आप मतलब मैथ के अलग प्रश्न हल करिए, 2-2, 3-3 सेटों के 35% उससे जो आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा। रीजनिंग के अलग अलग हल करिए, उससे भी आपका स्कोर आसानी से बढ़ सकता है। अगर आप मॉक में GK में साइंस में अगर आपके नंबर ना भी आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका GK और GS जो है ना, मतलब मॉक वाला नहीं मिलता है। सिर्फ आप मैथ में अगर आपको मॉक लगाना है तो सिर्फ मैथ पे और रीजनिंग पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपके उसमें एटलीस्ट 4-5% गलत होते हैं तो सही है, वरना उससे ज़्यादा गलत होते हैं तो समझ लीजिए आपके जो पोर्शन कमज़ोर हैं आप बुक से तैयारी करिए और उन पोर्शनों को सुधारते हुए आगे बढ़िए। बाकी आप अगर मोरल डाउन नहीं करना है कि GK में हमारे नंबर नहीं बने यार, 50 में से ऐसे ही बनने हैं, 20 बनने हैं, 10 बनने हैं, उससे कोई बात नहीं है। देखो, मॉक वाले जो पेपर होता है वो पेपर अलग लेवल का होता है, और ये यहाँ पर जो होते हैं मॉक में वो GS और करंट अफेयर अलग लेवल की होती है। क्योंकि इसमें होता है, अगर आपने पुराना पेपर खरीद दिया तो उसमें करंट अफेयर ओल्ड आने वाली है, उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और GK, देखो GK तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन करंट अफेयर की वजह से आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मॉक में जनरल साइंस में और GK वाले पोर्शन में अच्छे नंबर बने, सिर्फ आप मॉक में मैथ और रीजनिंग सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग तैयार करना है, बाकी आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और मैं आपको बता चुका हूँ मैंने 13 महीने ग्रुप डी की जॉब की है, और उसके बाद में मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि शायद मैं रेलवे की जॉब में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता हूँ। अब करंट में गाइस मैं एक टीचर हूँ, बिल्कुल अपने मेरे मतलब पास में ही जॉब मिली हुई है मुझे ये भी नहीं लग सकता, मुझे अब ये भी महसूस होने लगा है कि शायद NTPC की जॉब इतनी अच्छी है जो मेरी तैयारी को बरकरार रख सके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा NTPC CBT 2 का जो स्कोर है वो 84 है, और मैंने 84 का जो स्कोर है वो बिल्कुल मतलब मैंने तैयारी की ही नहीं थी, मैं ऐसे ही पेपर देने गया था, क्योंकि मेरे पास में 4 से 5 साल का अनुभव है पढ़ाने का, अच्छा खासा अनुभव है। और GS भी, मतलब मैंने करंट अफेयर भी नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ा था, उसके बाद भी मैंने 70 से 72 क्वेश्चन, मतलब मेरे 78 क्वेश्चन ठीक थे, और उसके बाद में निगेटिव में कटने के बाद में मेरे 70-72 क्वेश्चन बचे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरा स्कोर हुआ 84। अब 84 स्कोर, इससे पहले जो 2015 वाला था उसमें भी मैंने सिलेक्शन पाया था, मेरा प्री में स्कोर था 78, और लेकिन मैं मेंस में 0.09 से सिलेक्शन से बाहर हो गया था। तो मैंने अपने मतलब लाइफ में जर्नी में कम से कम 15 से 20 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से मतलब अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि आपको किस प्रकार सिलेक्शन लेना है। बस मैं तो बच्चों आपको यही कहना चाहूँगा कि आप SD यादव की बुक प्रीफर कर सकते हैं, और मॉक से तैयारी, मतलब अगर आपके मॉक में नंबर नहीं बनने तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भाई
सिर्फ मॉक अगर देना है तो सिर्फ उसमें आपको मैथ में और सिर्फ आपको रीजनिंग में देखना है। बाकी जीएस में मॉक उससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। सिर्फ करंट अफेयर आपको करनी है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं 6 महीने वाली या 1 साल वाली, या फिर समय कम है तो आप किसी यूट्यूब चैनल को प्रीफर कर सकते हैं कि भाई सिर्फ बुक से करंट अफेयर तैयार ना करें तो और बेटर है, क्योंकि यूट्यूब वाले जो होते हैं वो बहुत मेहनत करके करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं, आप सेलेक्टिव प्रश्न देते हैं। आप उन्हें अगर पढ़ोगे तो हो सकता है आपके सारे प्रश्न ठीक ना हो, लेकिन मतलब 75% भी आपके अगर करंट में ठीक होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से नंबर, मतलब आपकी जो बढ़ोतरी है स्कोर में बढ़ोतरी होगी। बाकी साइंस के लिए मैंने आपको बताया, लूसेंट ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार नौकरी है फिर भी इन्होंने CBT 2 क्यों दिया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस, जब मेरी जॉब लगी थी टीचर की, उस टाइम मेरा मतलब 1 महीना हुआ था, तो उस टाइम मेरा प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट नहीं था। मतलब जब भी आपकी कहीं जॉब लगती है नई नई, तो हर इंसान को डर रहता है कि यार क्या पता वैकेंसी पूरी कैंसिल हो जाए, मतलब तरह तरह के प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों के कहने में आकर मैंने प्री दिया। मतलब मेरा कोई मन नहीं था कि यार मैं दूंगा, मैं सोचता था भाई यार ठीक ठाक जॉब है, कोई बात नहीं है, और मैं आगे तैयारी करूँगा। और इस जॉब में मुझे आसानी से 7 से 8 घंटे 5-6 घंटे रोज़ मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और NTPC में शायद अगर मुझे क्लर्क की पोस्ट में जो टाइपिंग वाली पोस्ट होती है उसमें टाइम मिल भी जाएगा, लेकिन वो जॉब मुझे कभी भी घर के पास नहीं मिल सकती, दूर ही मिलेंगी। तो मैं तो शायद हो सकता है NTPC 2 CBT 2 ना दूँ, और मुझे देने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो गाइस, मेरी बताई स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरे बताए पैटर्न से या स्टडी से आपका कुछ बच्चों का 1-2 बच्चे का भी सिलेक्शन होता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था तभी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है गाइस। अब बाकी आप अपनी पसंद के अनुसार बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं पहले से ऑलरेडी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुक लेनी है, क्योंकि अगर आपने XYZ किसी भी बुक से तैयारी करी है तो आप उसी बुक को 3 से 4 बार पढ़ दो, क्योंकि समय कम है। नई बुक पढ़ने से आप सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, ठीक है गाइस। मैथ में और रीजनिंग में तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन GK में और करंट अफेयर में और ये जनरल साइंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैथ तो सभी का एक है, करंट और रीजनिंग भी सभी की एक है। बस आपको तरीका अपना लगाना है, बाकी प्रश्न तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।